নমস্কাৰ। আজি 4 ফেব্ৰুৱাৰী বিশ্ব কেঞ্চাৰ দিৱসৰ উপলক্ষে আমি কিছু কথা পাতিবৰ কাৰণে মাতি আনিছোঁ ডক্টৰ নৰেশ যাদৱ। তেখেত আমাৰ নাৰায়ণা ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেলৰ কেঞ্চাৰ বিভাগৰ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আৰু তেখেতক কিছুমান কুৱেশ্যন সুধিবৰ কাৰণে বিশেষকৈ যিখিনি আমাৰ দৰ্শকৰ বা আমাৰ পেচেণ্টৰ মনত অহা কুৱেশ্যন সুধিবৰ বাবে মই আছোঁ ডক্টৰ দেৱাশিষ কৌশিক। মই নাৰায়ণা ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেলৰ ইণ্টাৰনেল মেডিচিন বিভাগৰ বিশেষজ্ঞ। ডক্টৰ নৰেশ, ৱেলকাম। আজি আমি কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ কলন কেঞ্চাৰ, অৰ্থাৎ আমাৰ অসমীয়াত যিটো কোৱা হয় বৃহদান্ত্ৰ, তাত যিবিলাক কেঞ্চাৰ হয় তাৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমে আমি জানিব বিচাৰিছোঁ যে এই কলন কেঞ্চাৰ কিমান কমন, কিমান ফ্ৰিকুৱেণ্টলি আমি দেখা পাওঁ। सो कोलोन कैंसर यानी जो हिंदी में कहते हैं बड़ी आंत का जो कैंसर है, ये सारे कैंसर की बीमारियों में भी अगर आप देखोगे तो दुनिया में तीसरे क्रमांक पर आता है। तो ग्लोबली ये बहुत कॉमन है। इंडिया में ये टॉप 10 कैंसर्स में इसका शुमार होता है। लेकिन अगर आप पाचन तंत्र की बात करेंगे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, तो जीआईटी में कोलोन कैंसर एक बहुत ही कॉमन कैंसर है। আচ্ছা, এই ধৰণৰ যিবিলাক কলন কেঞ্চাৰ, তাত আমি ৰিস্ক ফেক্টৰ বুলি যদি সুধিব বিচাৰোঁ যে কি কাৰণত এই বেমাৰৰ পৰা ভুগিব পাৰে, तो तार ভিতৰত কি कॉमन रिस्क फैक्टर पड़े। सो कोलोन कैंसर के जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसे हम दो गुटों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है मॉडिफाइबल और एक है नॉन मॉडिफाइबल। तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं उसमें आता है अल्कोहल का सेवन, दूसरा तंबाकू का इस्तेमाल, स्मोक्ड या स्मोकलेस टोबैको, किसी भी स्वरूप में अगर तंबाकू का इस्तेमाल होता है तो पाया गया है कि कोलोन कैंसर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके अलावा मोटापा एक बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर है कोलोन कैंसर होने का। इसी कारणवश कोलोन कैंसर वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा कॉमन है, बिकॉज ओबेसिटी का जो पैंडमिक है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा है। उसी तरह से खाने में अगर फाइबर का प्रमाण कम हो और रेड मीट का प्रमाण अगर ज़्यादा हो, रेड मीट यानी बीफ, हैम, ये तरह का नॉनवेज का सेवन अगर ज़्यादा हो, विच इज़ काइंड ऑफ वेस्टर्नाइज्ड डाइट, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है कोलोन कैंसर के लिए। इसके अलावा कुछ हेरिडिटरी बीमारियां होती है, जैसे हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोन कैंसर या फिर प्यूट-जेगर सिंड्रोम। ये जन्म से जो कुछ बीमारियां होती है, अगर किसी व्यक्ति को ये बीमारी है तो उस व्यक्ति में कोलोन कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा। और अगर हम अनमॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो एज एक बहुत इंपॉर्टेंट अनमॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, बिकॉज कोलोन कैंसर जनरली उम्र के 50 इयर्स के बाद बहुत कॉमन होता है। उसके अलावा अदर अनमॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स से हेरिडिटरी रिस्क फैक्टर्स, अगेन वो भी अनमॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में आते हैं। तो ये कुछ कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं कोलोन कैंसर। कोलोन कैंसर यदि कोনোবা এজন ব্যক্তিৰ শৰীৰত দেখা দিয়ে, তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ লক্ষণ ডেভেলপ কৰিব পাৰে। सो जैसे ये एक पाचन तंत्र का एक अंग है, तो कोलोन कैंसर में जो शुरुआती लक्षण होते हैं वो जनरली हमारे मोशन के संबंध में प्रेजेंट करते हैं। जैसे जो हमारा नॉर्मल मोशन का पैटर्न है, बाथरूम जाने का पैटर्न है, उसमें बदलाव होना। अगर कोई व्यक्ति सपोज दिन में एक बार बाथरूम जाता है, वो उसका नॉर्मल पैटर्न है, उसमें बदलाव होना कि उसको दिन में 3 या 4 बार जाना पड़ रहा है, या अगर कोई व्यक्ति दिन में 2-3 बार जा रहा है और उसका कम होना या उससे ज़्यादा बढ़ना, तो एक अल्टर्ड बाउल हैबिट जिसको हम कहते हैं, एक नॉर्मल रूटीन हैबिट से अलग बदलाव, ये एक सबसे कॉमन तरीका है जिससे कि कोलोन कैंसर प्रेजेंट करता है। दूसरा तरीका ये है कि संडास के द्वारा खून का स्राव होना। अब ये खून लाल रंग का भी हो सकता है और काला रंग का भी हो सकता है, जिसको हम अल्टर्ड ब्लड कहते हैं। सो इस तरह से भी कोलोन कैंसर काफ़ी कॉमनली प्रेजेंट करता है। कुछ एडवांस केसेस में वज़न का कम होना, अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस, या फिर खून का कम होना, अनएक्सप्लेन्ड अनीमिया जिसको हम मेडिकल टर्म्स में कहते हैं, ये इस तरह से भी कोलोन कैंसर प्रेजेंट कर सकता है। कुछ केसेस में पेट फूलना, पेट का आकार बड़ा होना या पेट में पानी जमा होना, ये सारी एडवांस्ड कोलोन कैंसर में भी दिखाई देते हैं। जी, अगर कोई व्यक्ति को कोलन कैंसर जैसे हमें आपको सस्पेक्टेड हो गया तो यूजुअली आप लोग क्या किस तरीके के टेस्ट कराते हैं जिससे कि ये बीमारी डायग्नोसिस हो सकती है?
कोई भी व्यक्ति जिसको ये सिम्टम्स है और हमारे पास ये आता है, तो सबसे पहला जैसे हम सब पढ़ते हैं गुड क्लिनिकल एग्जामिनेशन, हेड टू टो पेशेंट के अच्छे से जांच की जाती है कि उसमें कोई सॉफ्ट सिग्नल्स है क्या, कि अगर अनीमिया है या फिर वेट लॉस है, तो ये जो सारे छोटे छोटे चिन्ह हैं ये हमें बताते हैं कि एक क्रॉनिक डिजीज प्रोसेस है। फिर एग्जामिनेशन में हमें ये भी पता पड़ सकता है कि पेट में कोई ऑब्वियस गठान है क्या, ठीक है। और जो हम पर रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं उससे हमें ये भी पता पड़ सकता है कि जो लोअर जीआई ट्रैक्ट में शायद कोई ग्रोथ है क्या। तो इससे हमें एक संभावना पता पड़ती है कि इस व्यक्ति में इसके व्यक्ति का जो प्रॉब्लम है उसका कारण कैंसर या कोलोन कैंसर होने की संभावना कितनी ज़्यादा है। हमें अगर ये संभावना बहुत ज़्यादा लगती है तो जनरली हम इमेजिंग एडवाइस करते हैं। इमेजिंग में सोनोग्राफी हो सकती है या फिर सीटी स्कैन हो सकता है, लेकिन सबसे ज़रूरी जांच जो कि उस बीमारी को डायग्नोज और कंफर्म करने के लिए की जाती है वो है कोलोनोस्कोपी, जिसमें पैखाने के रास्ते से एक कैमरा हम इंट्रोड्यूस करते हैं और अंदर में अगर कोई गठान है या कोई ग्रोथ है तो वो डायरेक्टली हमें दिख जाती है और उसी ग्रोथ से हम एक छोटा सा टुकड़ा निकालते हैं जिसको बायोप्सी कहते हैं, जिसकी वजह से जो वो गठान जो है वो कैंसर की है या किसी और चीज़ की है ये कंफर्म हो जाता है। এতিয়া কোনোবা এজন ব্যক্তিৰ যদি কোলন কেঞ্চাৰ কনফাৰ্ম হ'ল তেখেতসকলৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে কি অপশ্যন ৰখা যায়? कोलोन कैंसर की ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना होता है कि उस बीमारी का स्टेज क्या है। तो अगर हम सिंपल तरीके से बात करें तो कोलोन कैंसर शुरुआती स्टेज का हो सकता है, एडवांस स्टेज का हो सकता है और लास्ट स्टेज का हो सकता है। तो स्टेज पता करने के लिए हमें छाती और पेट का एक स्कैन करना ज़रूरी होता है। अगर कोलोन कैंसर शुरुआती या एडवांस स्टेज का है तो इस परिस्थिति में कोलोन कैंसर पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। ऐसे सिचुएशन में ऑपरेशन द्वारा कोलोन का जो हिस्सा जिसमें कैंसर हुआ है वो और उसके आसपास का एरिया ऑपरेशन के द्वारा पूरी तरह से निकाला जाता है। और जब ऑपरेशन के बाद जो पूरा सैंपल हम बाहर निकालते हैं उसका आगे जाके पैथोलॉजिकल जांच होती है, जिससे हमें एग्जैक्टली पता पड़ता है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कि कैंसर कितना फैला हुआ है। उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि ऑपरेशन के बाद पेशेंट को कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं। जनरली स्टेज 1 कोलोन कैंसर यानी जो बहुत ही शुरुआती का कोलोन कैंसर है उसमें कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्टेज 2 हाई रिस्क और स्टेज 3 में केवल ऑपरेशन अगर हमने किया तो बीमारी दोबारा आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो इस संभावना को कम करने के लिए ऑपरेशन के बाद तकरीबन 4 से 6 महीने की कीमोथेरेपी की जाती है। और अगर दुर्भाग्यवश किसी पेशेंट का कैंसर लास्ट स्टेज में पकड़ा जाए तो आज के ज़माने में कीमोथेरेपी में बहुत से ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है। नई ट्रीटमेंट प्रणाली उपलब्ध है जिसे हम टारगेटेड थेरेपी कहते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ अभी अवेलेबल है, जिसके द्वारा आज के दौर में कोलोन कैंसर के पेशेंट की आयु, स्टेज 4 कोलोन कैंसर के पेशेंट की आयु हम काफ़ी लंबे तक खींच सकते हैं। এতিয়া অন্য এটা দিশৰ কথা আপোনাৰ লগত পাতিব বিচাৰিছোঁ কোলন কেঞ্চাৰৰ ৰিলেটেডেই। আমি এনেকুৱা কিছুমান টেষ্ট কৰিব পাৰোঁ নেকি যাৰ দ্বাৰা আগতীয়াকৈ আমি গম পাওঁ যে খুব আৰম্ভণিতে আমি গম পাওঁ যে কোলন কেঞ্চাৰ হৈছে, অৰ্থাৎ পেচেণ্টজনৰ যদি আমি কোনো লক্ষণ দেখা দিয়াৰ আগতেই বেমাৰটো ধৰা পৰাৰ কিবা ব্যৱস্থা আছে নেকি? ये आपने काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। देखिए, कोलोन कैंसर ये ऐसी बीमारी है जिसमें स्क्रीनिंग, ऐसा रिसर्च में साबित हुआ है कि अगर हम स्क्रीनिंग करते हैं कोलोन कैंसर के लिए तो ये कैंसर शुरुआती के स्टेज में हम पकड़ सकते हैं और इससे मॉर्टेलिटी बेनिफिट या फिर सर्वाइवल बेनिफिट पाया गया है। स्क्रीनिंग का अर्थ ये होता है कि एक व्यक्ति जिसको कोई लक्षण नहीं है किसी भी बीमारी के, वो एक खास उम्र के खास पड़ाव के बाद एक रेगुलर मेडिकल जांच कराए और एक खास स्पेसिफिक इंटरवल में वो जांच कराए, जिसके वजह से एक खास बीमारी हम शुरुआत के स्टेज में उसे डायग्नोस कर सके। तो कोलोन कैंसर के स्क्रीनिंग के लिए 4 टेस्ट अप्रूव्ड है, जिसमें से नॉन इन्वेजिव अगर हम कहें तो स्टूल फॉर ऑकल्ट ब्लड, यानी जो हम मोशन पास करते हैं उसमें ब्लड है कि नहीं, ये एक सिंपल टेस्ट होती है जो नॉन इन्वेजिव टेस्ट होती है। और हर व्यक्ति जिसकी उम्र 50 साल के ऊपर है, अगर वो साल में एक बार स्टूल फॉर ऑकल्ट ब्लड ये टेस्ट कराए
तो उस व्यक्ति में कोलॉन कैंसर हम जल्दी पकड़ सकते हैं, और जिसकी वजह से जो जिंदगियां हम लूज़ करते हैं कोलॉन कैंसर की वजह से, उसको हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। उसी की तरह इन्वेजिव टेस्ट में आपका सिग्मोइडोस्कोपी है, जिसमें अगेन हमें कैमरा जो मोशन के रास्ते में कैमरा इंट्रोड्यूस करते हैं, और सिग्मोइड कोलॉन यानी लेफ्ट साइड जो होता है हमारे कोलॉन का, जहाँ पे ज़्यादातर कोलॉन कैंसर पाए जाते हैं, वो हम उसको डायरेक्टली विजुलाइज करते हैं। ये टेस्ट कोई भी व्यक्ति जो 50 साल की उम्र के ऊपर है 5 साल में एक बार करा सकता है। एक और इन्वेजिव मेथड है कि कोलोनोस्कोपी, जिसमें सेम हम कैमरा इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उसमें पूरा राइट और लेफ्ट साइड का कोलॉन पूरा विजुलाइज किया जाता है। ये जांच कोई भी व्यक्ति जो 50 साल के ऊपर का है 10 साल में एक बार करा सकता है। तो ये जनरली हम 3 टेस्ट प्रेफर करते हैं कि अगर ये टेस्ट कोई भी व्यक्ति जो 50 साल की उम्र में है, इर्रेस्पेक्टिव कि उसको फैमिली हिस्ट्री है कि नहीं, या उसको कोई लक्षण है कि नहीं, अगर कोई भी व्यक्ति ये टेस्ट कराए तो उनमें कोलॉन कैंसर जल्दी पकड़ा जा सकता है। डॉक्टर नरेश, এতিয়া আমি কিছুমান ৰোগীৰ মনত থকা কিছুমান ভুল ধাৰণা অলপ ভাঙিব চেষ্টা কৰিব বিচাৰিছোঁ। কিছুমান ৰোগীয়ে আমাক প্ৰশ্ন কৰে যে কাৰোবাৰ যদি কলনোস্কোপি কৰোঁতে আলচাৰ ধৰা পৰিছে পেটৰ ভিতৰত বা ইণ্টেষ্টাইনৰ ভিতৰত, তাত যদি তেখেতৰ বায়োপসি লোৱা যায় আৰু সেইটো কেঞ্চাৰ নাথাকিলেও কেঞ্চাৰলৈ কনভাৰ্ট হৈ যায়, এই ধৰণৰ কিছুমান প্ৰশ্ন কিছুমান ৰোগীয়ে আমাক সোধে। তো এই ধাৰণাটোৰ বিষয়ে আপুনি কি ক'ব? ये एक बहुत ही आम मिसकंसेप्शन है कि जो लोगों में काफ़ी आम पाया जाता है कि कोई भी गठान है, कोलॉन की ही नहीं, कोई भी अगर गठान है उसकी अगर बायोप्सी लेते हैं तो कैंसर जल्दी फैलता है। ये एक मिसकंसेप्शन है। और दूसरा मिसकंसेप्शन जैसे आपने बताया कि वो कैंसर की अगर नहीं है तो वो कैंसर की गठान में परिवर्तित हो जाती है। तो इसका एक ही साधारण उत्तर है कि ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, इसमें कोई इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। बायोप्सी एक बहुत ही कॉमन प्रोसीजर है और बहुत ही महत्वपूर्ण जांच है किसी भी कैंसर पेशेंट का जो बीमारी है उसका डायग्नोसिस करने के लिए। बिना बायोप्सी के ज़्यादातर कैंसर हम डायग्नोज नहीं कर सकते। बायोप्सी इज़ अ मैंडेटरी स्टेप फॉर डायग्नोसिस ऑफ मोस्ट ऑफ द कैंसर्स। तो कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसमें हम बायोप्सी नहीं करते, ठीक है, कि उसके कई कारण होते हैं, लेकिन ज़्यादातर कैंसर में बिना बायोप्सी किए आपकी ट्रीटमेंट शुरू नहीं हो सकती। इसीलिए ये जो धारणा है कि बायोप्सी करने से मेरा गठान जो कैंसर में परिवर्तित हो जाएगी या फिर ये कैंसर तेज़ी से फैलेगा, ये एकदम से गलत है। এতিয়া আমি এই কেঞ্চাৰৰ কাৰোবাৰ যদি কলন কেঞ্চাৰ দুৰ্ভাগ্যবশতঃ ডায়েগন'জ হ'ল, সেই বেমাৰটোৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ যাওঁতে যিবিলাক খৰচ হয়, এই বেমাৰটোৰ ট্ৰিটমেণ্টটো খুব খৰচী নেকি, 1 নম্বৰ কথা। দ্বিতীয়তে এই বেমাৰৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে ৰাজ্য চৰকাৰ হওক বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হওক যিবিলাক স্কিম আছে, সেই স্কিমৰ আণ্ডাৰত ৰোগীয়ে সুবিধা পায়নে? हाँ, सो देखिए अगेन जो खर्च होता है इस बीमारी के ट्रीटमेंट में वो काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि कौन से स्टेज में पेशेंट की बीमारी है। अगर पहले स्टेज में किसी पेशेंट का कोलॉन कैंसर है तो केवल सर्जरी द्वारा उसकी बीमारी ठीक की जा सकती है, तो सर्जरी का खर्च ऑब्वियसली कम होगा। अगर कोई पेशेंट है जिसकी बीमारी एडवांस स्टेज में है तो उसे कीमोथेरेपी और सर्जरी दोनों लगेंगी। सो दोनों ट्रीटमेंट प्रणाली अगर आप करते हो तो ऑब्वियसली वो खर्च थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लेकिन कोलॉन कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें सर्जरी और कीमोथेरेपी इसका खर्च कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। इवन अगर आप आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर करते हैं, अपनी जेब से खर्च करते हैं, तो भी जो सर्जरी है या सर्जिकल टेक्निक्स है और जो कीमोथेरेपी हम देते हैं वो इतनी कॉस्टली नहीं है। लेकिन जो बहुत ही मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन पेशेंट्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज असम गवर्नमेंट के द्वारा बहुत से हेल्थ स्कीम्स हैं जिसके अंतर्गत सर्जरी और कीमोथेरेपी दोनों बिना मूल्य किए जा सकते हैं। हमारे डिपार्टमेंट में हम लोग ये सारे स्कीम्स इम्प्लीमेंट करते हैं और ज़्यादातर पेशेंट जिनके पास अटल अमृत अभियान का कार्ड है या फिर PMJY का कार्ड है, उनका सर्जरी और कीमोथेरेपी दोनों फ्री हो सकते हैं। जो स्टेज 4 के पेशेंट्स होते हैं उनमें भी बेसिक कीमोथेरेपी जो होती है वो इन स्कीम्स के अंतर्गत कवर की जाती है। लेकिन हाँ, जो बहुत हाई एंड ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे मैंने बात किया टारगेटेड थेरेपी या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, वो थोड़े से महंगे होते हैं, तो वो अगर हमें करने हैं तो वो ट्रीटमेंट थोड़ी सी कॉस्टली हो जाती है। लेकिन
बेसिक ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है और ज़्यादातर गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम उसको कवर करती है। ধন্যবাদ ডক্টৰ নৰেশ। আজি আমি কলন কেঞ্চাৰৰ বিষয়ে যথেষ্টখিনি কথা জানিলোঁ। আশা কৰোঁ দৰ্শকসকলে ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ব। ধন্যবাদ।